एपिसोड 18 डॉक्टर सिवार्ड की डायरी। 18 सितंबर। मैं तुरंत हिलिंगहैम के लिए रवाना हुआ और जल्दी ही वहां पहुंच गया। अपनी घोड़ा गाड़ी को फाटक पर ही रुकवाकर मैं अकेला ही रास्ते से ऊपर की ओर गया। मैंने बहुत धीरे से दरवाजा खटखटाया और यथासंभव धीरे घंटी बजाई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं लूसी या उसकी मां की नींद न टूट जाए, और मेरी उम्मीद थी कि केवल कोई नौकर ही दरवाजा खोलने आएगा। कुछ देर तक कोई जवाब न मिलने पर मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया और घंटी बजाई, पर फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने नौकरों की आलस्य को कोसा कि वे इस समय भी सोए पड़े हैं, क्योंकि अब 10 बज चुके थे। इसलिए मैंने और जोर से घंटी बजाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब तक मैं केवल नौकरों को दोष दे रहा था, लेकिन अब एक भयानक डर मुझे घेरने लगा। क्या ये सन्नाटा उस विनाश की श्रृंखला की एक और कड़ी था, जो मानो हम सबके चारों ओर कसती जा रही थी? क्या सचमुच ये मृत्यु का घर था, जहां मैं बहुत देर से पहुंचा था? मुझे पता था कि मिनटों, बल्कि सेकंडों की देरी भी लूसी के लिए घंटों के खतरे का कारण बन सकती थी, यदि उसे फिर से वैसा ही भयानक दौरा पड़ा हो। इसलिए मैं घर के चारों ओर घूमकर ये देखने लगा कि कहीं से अंदर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। मुझे अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। हर खिड़की और दरवाजा बंद और ताला लगा हुआ था। इसलिए निराश होकर मैं फिर बरामदे में लौट आया। तभी मैंने एक तेज दौड़ते घोड़े के खुरों की आवाज सुनी। वो फाटक पर आकर रुका, और कुछ ही सेकंड बाद मैंने वैन हेल्सिंग को रास्ते से दौड़ते हुए आते देखा। मुझे देखते ही उन्होंने हांफते हुए कहा, तो तुम हो, और अभी अभी पहुंचे हो। वो कैसी है? क्या हम बहुत देर कर चुके हैं? क्या तुम्हें मेरा तार नहीं मिला? मैंने जल्दी जल्दी और जितना संभव हो सके उतनी स्पष्टता से जवाब दिया कि मुझे उनका तार आज सुबह ही मिला था, और मैं 1 मिनट भी देर किए बिना यहां चला आया। लेकिन मैं घर में किसी को भी मेरी आवाज सुनाने में सफल नहीं हो सका। उन्होंने रुककर गंभीरता से अपनी टोपी उतारी और कहा, तो मुझे डर है कि हम देर कर चुके हैं। ईश्वर की इच्छा पूरी हो। फिर अपनी सामान्य ऊर्जा के साथ उन्होंने कहा, चलो, यदि अंदर जाने का कोई रास्ता खुला नहीं है तो हमें एक बनाना होगा। अब हमारे लिए समय ही सब कुछ है। हम घर के पीछे की ओर गए, जहां रसोई की एक खिड़की थी। प्रोफेसर ने अपने बैग से एक छोटा शल्य चिकित्सा का आरा निकाला और मुझे देते हुए उस लोहे की सलाखों की ओर इशारा किया जो खिड़की को सुरक्षित कर रही थी। मैंने तुरंत काम शुरू किया और थोड़ी ही देर में 3 सलाखें काट डाली। फिर एक लंबी पतली छुरी से हमने खिड़की की कुंडी को पीछे धकेला और खिड़की खोल दी। मैंने प्रोफेसर को अंदर चढ़ने में मदद की और फिर खुद भी अंदर चला गया। रसोई में या पास के नौकरों के कमरों में कोई नहीं था। चलते हुए सभी कमरों की जांच करते गए और भोजन कक्ष में, जहां बंद झरोखों से आती हल्की रोशनी थी, हमें 4 नौकरानियां फर्श पर पड़ी मिली। उन्हें मृत समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी भारी सांसों और कमरे में लॉडेनम की तीखी गंध से उनकी हालत का पता चल रहा था। वैन हेल्सिंग और मैंने एक दूसरे की ओर देखा, और जब हम आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, हम बाद में इनकी देखभाल कर सकते हैं। फिर हम लूसी के कमरे की ओर ऊपर गए। दरवाजे पर 1-2 क्षण रुककर हमने सुनने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। पीले चेहरों और कांपते हाथों के साथ हमने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। जो हमने देखा उसका वर्णन मैं कैसे करूं? बिस्तर पर 2 स्त्रियां पड़ी थी, लूसी और उसकी मां। उसकी मां अंदर की ओर लेटी थी, और उन पर एक सफेद चादर पड़ी थी, जिसका किनारा टूटी खिड़की से आती हवा के झोंके से हट गया था, जिससे उनका पीला, खिंचा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था, जिस पर भय की स्थिर छाप थी। उनके पास लूसी पड़ी थी, जिसका चेहरा और भी अधिक पीला और दुबला लग रहा था। जो फूल उसके गले के चारों ओर थे, वे हमें उसकी मां की छाती पर मिले, और उसका गला खुला हुआ था, जहां वे 2 छोटे घाव दिखाई दे रहे थे, जिन्हें हमने पहले भी देखा था।
लेकिन अब वे भयानक रूप से सफेद और विकृत दिख रहे थे। बिना कुछ कहे प्रोफेसर बिस्तर पर झुक गए। उनका सिर लगभग बेचारी लूसी की छाती को छू रहा था। फिर उन्होंने अचानक सिर घुमाया, जैसे कोई ध्यान से सुन रहा हो, और तुरंत खड़े होकर मुझसे पुकार कर कहा, अगर अभी तक की कहानी पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब की हर एक सपोर्ट मुझे और भी मोटिवेट करती है। अब चलते हैं कहानी में। अभी देर नहीं हुई है। जल्दी जल्दी ब्रांडी लाओ। मैं तुरंत नीचे भागा और ब्रांडी लेकर लौटा। मैंने उसे सूंघकर और चखकर भी देखा। कहीं ऐसा न हो कि वह भी उस शेरी की बोतल की तरह नशीली दवा मिली हुई हो जो मुझे मेज पर मिली थी। नौकरानियां अभी भी सांस ले रही थी, लेकिन अब वे कुछ अधिक बेचैन लग रही थी और मुझे लगा कि नशीली दवा का असर कम हो रहा है। मैं ये पक्का करने के लिए नहीं रुका और तुरंत वैन हेल्सिंग के पास लौट आया। उन्होंने पहले की तरह ब्रांडी को लूसी के होठों और मसूड़ों पर, उसकी कलाइयों पर और हाथों की हथेलियों पर रगड़ा। उन्होंने मुझसे कहा, मैं अभी फिलहाल इतना ही कर सकता हूं। तुम जाकर उन नौकरानियों को जगा दो। उनके चेहरे पर गीले तौलिए से पानी के छींटे मारो और जोर से मारो। उन्हें आग जलाने, गर्मी करने और गर्म स्नान तैयार करने को कहो। ये बेचारी आत्मा अपने पास पड़ी हुई उस दूसरी स्त्री जितनी ही ठंडी हो चुकी है। हमें कुछ और करने से पहले इसे गर्म करना होगा। मैं तुरंत गया और 3 महिलाओं को जगाने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। चौथी एक बहुत छोटी लड़की थी और दवा का असर उस पर ज्यादा था, इसलिए मैंने उसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया और सोने दिया। बाकी महिलाएं पहले तो स्तब्ध थी, लेकिन जैसे ही उन्हें सब कुछ याद आया, वे रोने और सिसकने लगी। फिर भी मैं उनके साथ सख्त रहा और उन्हें बात करने नहीं दी। मैंने उनसे कहा कि एक जान का जाना ही बहुत बुरा है और अगर वे देर करेंगी तो मिस लूसी की जान भी चली जाएगी। तब वे रोती सिसकती हुई आधे कपड़ों में ही अपने काम में लग गई और आग तथा पानी की व्यवस्था करने लगी। सौभाग्य से रसोई और बॉयलर की आग अभी भी जल रही थी, इसलिए गर्म पानी की कोई कमी नहीं थी। हमने स्नान तैयार किया और लूसी को उसी हालत में उठाकर उसमें रखा जब हम उसके हाथ पे रगड़कर गर्म करने में व्यस्त थे। तभी हॉल के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकरानी भाग कर गई, जल्दी से कुछ और कपड़े पहने और दरवाजा खोला। फिर वो लौटकर धीरे से बोली कि एक सज्जन आए हैं जो मिस्टर होल्मवुड का संदेश लाए हैं। मैंने उसे कहने को कहा कि वो इंतजार करे, क्योंकि इस समय हम किसी से नहीं मिल सकते। वो संदेश देने चली गई और हम अपने काम में इतने व्यस्त थे कि मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल गया। अपने पूरे अनुभव में मैंने प्रोफेसर को कभी इतने गंभीर और जानल गाकर काम करते नहीं देखा था। मुझे पता था, जैसे उन्हें भी पता था, कि ये मौत के साथ सीधी लड़ाई थी, और एक क्षण के विराम में मैंने उनसे यही कहा। उन्होंने मुझे ऐसे उत्तर दिया जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं सका, लेकिन उनके चेहरे पर सबसे कठोर भाव थे। अगर केवल यही बात होती, उन्होंने कहा, तो मैं यही रुक जाता और उसे शांति से मुरझाकर मर जाने देता, क्योंकि मुझे उसके जीवन के क्षितिज पर कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता। इतना कहकर वे फिर अपने काम में पहले से भी अधिक उन्मत्त और तेजी से जुट गए। कुछ ही देर में हमें महसूस होने लगा कि गर्मी का असर होने लगा है। स्टेथोस्कोप से लूसी का दिल थोड़ा सा ज्यादा सुनाई देने लगा और उसके फेफड़ों में हल्की सी हरकत भी महसूस हुई। वैन हेल्सिंग का चेहरा लगभग चमक उठा और जब हमने उसे स्नान से निकालकर गर्म चादर में लपेटकर सुखाया तो उन्होंने मुझसे कहा, पहली जीत हमारी हुई। राजा को शह। हम लूसी को दूसरे कमरे में ले गए, जो अब तक तैयार हो चुका था, और उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके गले में ब्रांडी की कुछ बूंदें जबरन डाल दी। मैंने देखा कि वैन हेल्सिंग ने उसके गले के चारों ओर एक मुलायम रेशमी रुमाल बांध दिया। वो अब भी बेहोश थी और उसकी हालत उतनी ही खराब थी, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा, जितनी हमने उसे पहले कभी देखी थी।
वैन हेल्सिंग ने एक महिला को बुलाकर उसे आदेश दिया कि वो लूसी के पास रहें और जब तक हम लौटकर न आए तब तक उससे नजर न हटाएं। फिर उन्होंने मुझे इशारे से कमरे के बाहर बुलाया। हमें ये सलाह करनी होगी कि अब क्या करना है, उन्होंने सीढ़ियां उतरते हुए कहा। हॉल में उन्होंने भोजन कक्ष का दरवाजा खोला और हम अंदर गए। फिर उन्होंने सावधानी से दरवाजा बंद कर दिया। झरोखे खोल दिए गए थे, लेकिन पर्दे पहले ही गिरा दिए गए थे। उस शो की मर्यादा के अनुसार जिसे ब्रिटेन की निम्न वर्ग की स्त्रियां हमेशा कठोरता से निभाती है, इसलिए कमरा हल्के अंधेरे में डूबा हुआ था। हालांकि हमारे काम के लिए उतनी रोशनी काफी थी। वैन हेल्सिंग के कठोर चेहरे पर अब उलझन की झलक थी। साफ दिखाई दे रहा था कि वे किसी बात को लेकर गहरे विचार में हैं। इसलिए मैं कुछ क्षण चुप रहा और फिर वे बोले, अब हम क्या करें? मदद के लिए कहा जाए। हमें फिर से खून चढ़ाना होगा और जल्दी, नहीं तो उस बेचारी लड़की की जिंदगी 1 घंटे भी नहीं टिकेगी। तुम पहले से ही थके हुए हो, मैं भी थक चुका हूं। उन महिलाओं पर भरोसा करने में मुझे डर लगता है, भले ही उनमें हिम्मत हो। हम क्या करें? हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो उसके लिए अपनी नसें खोल दे। आखिर मुझ में क्या खराबी है? ये आवाज कमरे के दूसरे छोर पर पड़े सोफे से आई और उसकी ध्वनि सुनकर मेरे दिल में राहत और खुशी भर गई, क्योंकि वह क्विंसी मॉरिस की आवाज थी। वैन हेल्सिंग पहली आवाज सुनकर चौंक पड़े, लेकिन जैसे ही मैंने क्विंसी मॉरिस कहकर पुकारा और खुले हाथों से उनकी ओर बढ़ा, उनके चेहरे पर भी खुशी की चमक आ गई। तुम यहां कैसे आ गए? मैंने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे लगता है आर्ट ही इसका कारण है। उन्होंने मुझे एक तार टेलीग्राम पकड़ा दिया। 3 दिनों से सिवाड़ से कोई खबर नहीं मिली है और मैं बहुत चिंतित हूं। मैं यहां से जा नहीं सकता। पिता अभी भी उसी हालत में है। मुझे तुरंत खबर भेजो कि लूसी कैसी है। देर मत करना, होल्मवुड। मुझे लगता है कि मैं ठीक समय पर आ गया। तुम जानते हो, तुम्हें बस ये बताना है कि मुझे क्या करना है। वैन हेल्सिंग तेज कदमों से आगे बढ़े और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में सीधा देखते हुए उन्होंने कहा, जब कोई स्त्री मुसीबत में होती है, तब एक बहादुर आदमी का खून इस धरती पर सबसे कीमती चीज होता है। तुम सचमुच एक सच्चे आदमी हो। चाहे शैतान अपनी पूरी ताकत से हमारे खिलाफ काम करे, लेकिन जब हमें जरूरत होती है तो भगवान हमें ऐसे आदमी भेजते हैं। एक बार फिर हमें उस भयानक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं कि उसके विवरण फिर से बताऊं। लूसी को बहुत बड़ा सदमा लगा था और इस बार उसका असर पहले से भी ज्यादा था। हालांकि उसकी नसों में काफी खून डाला गया, फिर भी उसका शरीर पहले की तरह इस उपचार का जवाब नहीं दे रहा था। मौत से उसकी वापसी का संघर्ष देखना और सुनना बहुत भयावह था। फिर भी उसके दिल और फेफड़ों की क्रिया कुछ बेहतर हो गई और वैन हेल्सिंग ने पहले की तरह उसे त्वचा के नीचे मॉर्फिया का इंजेक्शन लगाया, जिसका अच्छा असर हुआ। उसकी बेहोशी गहरी नींद में बदल गई। प्रोफेसर उसके पास बैठे निगरानी करते रहे, जबकि मैं क्विंसी मॉरिस के साथ नीचे गया और एक नौकरानी को भेजा कि बाहर इंतजार कर रहे एक गाड़ीवान को पैसे देकर विदा कर दे। मैंने क्विंसी को एक गिलास वाइन देने के बाद लेटने के लिए छोड़ दिया और रसोइये से कहा कि अच्छा नाश्ता तैयार करे। तभी मुझे एक बात याद आई और मैं वापस उस कमरे में गया जहां लूसी थी। जब मैं धीरे से अंदर गया तो देखा कि वैन हेल्सिंग के हाथ में कुछ नोट पेपर थे। वे उन्हें पढ़ चुके थे और माथे पर हाथ रखे हुए गहरी सोच में बैठे थे। उनके चेहरे पर कठोर संतोष का भाव था, जैसे किसी संदेह का समाधान मिल गया हो। उन्होंने कागज मुझे देते हुए केवल इतना कहा, जब हम उसे स्नान के लिए ले जा रहे थे तब ये लूसी की छाती से गिर गया। जब मैंने उसे पढ़ लिया तो मैं प्रोफेसर की ओर देखता रह गया और थोड़ी देर बाद उनसे पूछा, भगवान के नाम पर इसका मतलब क्या है? क्या वो पागल थी या फिर ये किस तरह का भयानक खतरा है? मैं इतना उलझ गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था और क्या कहूं। वैन हेल्सिंग ने हाथ बढ़ाकर
वो कागज वापस ले लिया और बोले, अभी इसकी चिंता मत करो, फिलहाल इसे भूल जाओ। समय आने पर तुम सब जानोगे और समझोगे भी, लेकिन वो बाद में होगा। और अब बताओ, तुम मुझसे क्या कहने आए थे? इससे मुझे वास्तविकता का ध्यान आया और मैं फिर सामान्य हो गया। मैं मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में बात करने आया था। अगर हमने ठीक और समझदारी से काम नहीं किया तो शायद जांच पड़ताल हो सकती है और तब वो कागज पेश करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो बेचारे लूसी के लिए घातक हो सकता है। मैं जानता हूं, और आप जानते हैं, और वो दूसरे डॉक्टर भी जानते हैं जिन्होंने उनका इलाज किया था, कि मिसेस वेस्टेनरा को दिल की बीमारी थी, और हम प्रमाणित कर सकते हैं कि उनकी मृत्यु उसी से हुई। इसलिए हमें तुरंत प्रमाण पत्र भर देना चाहिए, और मैं खुद उसे रजिस्ट्रार के पास ले जाकर फिर अंतिम संस्कार करने वाले से मिलाऊंगा। बहुत अच्छा, मेरे मित्र जॉन, बहुत अच्छी बात सोची। सचमुच मिस लूसी अगर अपने शत्रुओं के कारण दुखी है तो कम से कम अपने मित्रों के प्रेम में भाग्यशाली है। 1, 2, 3 सब उसके लिए अपनी नसें खोल देते हैं, और एक बूढ़ा आदमी भी। हाँ, मैं जानता हूं मित्र जॉन, मैं अंधा नहीं हूं। मैं तुम सबको इसके लिए और भी अधिक प्यार करता हूं। अब जाओ। हॉल में मेरी मुलाकात क्विंसी मॉरिस से हुई। वो आर्थर के लिए एक टेलीग्राम लिख रहा था जिसमें बताया गया था कि मिसेस वेस्टेनरा की मृत्यु हो गई है, कि लूसी भी बीमार थी लेकिन अब कुछ बेहतर है, और ये कि वैन हेल्सिंग और मैं उसके साथ है। मैंने उसे बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूं। उसने मुझे जल्दी से बाहर भेज दिया, लेकिन जाते समय कहा, जब तुम वापस आओगे जैक, तो क्या मैं तुमसे 2 बातें अकेले में कर सकता हूं? मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया और बाहर चला गया। रजिस्ट्रेशन में मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई, और मैंने स्थानीय अंतिम संस्कार करने वाले से यह भी तय कर लिया कि वो शाम को आकर ताबूत के लिए नाप ले जाएगा और बाकी व्यवस्था करेगा। जब मैं लौटा तो क्विंसी मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उससे कहा कि जैसे ही मुझे लूसी की स्थिति के बारे में पता चलेगा मैं उससे मिलूंगा, और फिर मैं ऊपर उसके कमरे में गया। वो अभी भी सो रही थी और प्रोफेसर अब भी उसके पास अपनी जगह से हिले नहीं थे। उन्होंने अपने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया, जिससे मुझे समझ आया कि वे उम्मीद कर रहे थे कि वो जल्द ही जाग जाएगी और प्रकृति के काम में बाधा नहीं डालना चाहते थे। इसलिए मैं नीचे क्विंसी के पास गया और उसे नाश्ते के कमरे में ले गया, जहां पर्दे नहीं गिराए गए थे और जो दूसरे कमरों की तुलना में थोड़ा अधिक उजला या कम उदास लग रहा था। जब हम अकेले हुए तो उसने मुझसे कहा, जैक सिवार्ड, मैं वहां दखल नहीं देना चाहता जहां मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये कोई साधारण मामला नहीं है। तुम जानते हो कि मैं उस लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। हालांकि अब वो सब बीत चुका है, फिर भी मैं उसके लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता। उसे आखिर हुआ क्या है? वो डच आदमी, और वो सचमुच बहुत अच्छा बूढ़ा है। मैंने देखा कि जब तुम दोनों उस दिन कमरे में आए थे तो उसने कहा था कि तुम्हें फिर से खून चढ़ाना होगा और तुम दोनों ही बहुत थक चुके हो। अब मैं जानता हूं कि तुम डॉक्टर लोग अपनी बातों को निजी रखते हो, और किसी आदमी को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उन बातों को जाने जो तुम आपस में करते हो। लेकिन ये कोई सामान्य मामला नहीं है, और जो भी हो, मैंने अपना हिस्सा निभाया है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, बिल्कुल, मैंने कहा, और वो आगे बोला, मेरा ख्याल है कि तुम और वैन हेल्सिंग पहले ही वही कर चुके थे जो मैंने आज किया है। क्या ऐसा ही है? हाँ, बिल्कुल, और मेरा अंदाजा है कि 8 भी इसमें शामिल था। 4 दिन पहले जब मैं उससे उसके घर पर मिला था तो वो कुछ अजीब लग रहा था। मैंने किसी को इतनी जल्दी टूटते हुए नहीं देखा जब से मैं पंपास में था, और मेरी एक घोड़ी जिससे मुझे बहुत लगाव था एक ही रात में बिल्कुल कमजोर हो गई थी। रात में उन बड़े चमगादड़ों में से एक, जिन्हें वे वैम्पायर कहते हैं, उस पर टूट पड़ा था। उसने पेट भरकर उसका खून पी लिया था और नस खुली रह जाने के कारण
उसमें इतना भी खून नहीं बचा था कि वो खड़ी हो सके, और मुझे उसे वही पड़े पड़े गोली मारनी पड़ी। जैक, अगर तुम बिना किसी विश्वास को तोड़े मुझे बता सकते हो, तो क्या आर्थर सबसे पहले था? क्या ऐसा ही है? जब वो ये कह रहा था तो बेचारा बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। जिस स्त्री से वो प्रेम करता था, उसके बारे में अनिश्चितता उसे यातना दे रही थी, और उस भयानक रहस्य के बारे में उसकी पूरी अनभिज्ञता, जो मानो उसे घेरे हुए था, उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही थी। उसका दिल मानो खून बहा रहा था, और अपने को टूटने से बचाने के लिए उसे अपने पूरे पुरुषत्व का सहारा लेना पड़ रहा था। और उसमें वो बहुत था। उत्तर देने से पहले मैं कुछ क्षण रुका, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे प्रोफेसर की उस बात को उजागर नहीं करना चाहिए जिसे वो गुप्त रखना चाहते थे। लेकिन वो पहले ही इतना कुछ जानता और समझ चुका था कि उत्तर न देने का कोई कारण नहीं था। इसलिए मैंने उसी शब्दों में जवाब दिया। ये थी आज की कहानी। आगे की कहानी देखने के लिए जुड़े रहिए फ्यूचरलेंस के साथ।